सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई के जरिए हैदराबाद को भारत में मिलाया था। हैदराबाद रियासत की बात हो रही है तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। और कहते हैं कि जो देसी रियासतें थी ना, इन्हें भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद ये रियासतें भारत में इतने आसानी से शामिल तो ना होती। समझ रहे हैं आप? तो हमेशा से ही 82,698 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हैदराबाद रियासत की गिनती भारत के प्रमुख राजघरानों में किया जाता रहा था। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी अधिक था। आबादी 1,60,00,000 यूरोप के कई देशों से अधिक थी। शायद इसके विशेष दर्जे की वजह से ही उसे आजादी के बाद भारत में शामिल होने या ना होने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। और उस समय भारत के गृह सचिव रहे H.B. अयंगर ने एक इंटरव्यू में कहा था, सरदार पटेल का शुरू से ही मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसे क्षेत्र हैदराबाद का होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे इस इंटरव्यू में अयंगर यहां तक कहते कि पटेल की दिली इच्छा थी कि निजाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। हालांकि नेहरू और माउंटबेटन की वजह से पटेल अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए थे। अब आप सोचिए, ये हैदराबाद यहाँ की अगर रियासत आजाद होती, अलग देश होती तो किस तरह से होता। देख रहे हैं आप लोग कि मतलब बीच भारत में कोई आके बस जाता और अलग देश होता एक तरह से। ये आप देखेंगे कि नेहरू पटेल को हमेशा याद दिलाते रहे कि हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। निजाम से पिंड छुड़ाने के बाद होने वाले असर को संभाल पाना भारत के लिए मुश्किल होगा। माउंटबेटन को एक खुश फहमी थी कि वो नेहरू की मदद से निजाम को संभाल सकते हैं, लेकिन पटेल ने इसका ये कहते हुए विरोध किया था कि आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है। मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको निजाम से धोखा ही मिलेगा। पटेल की नजर में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह था और जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सेना भेजने पर पटेल और नेहरू में मतभेद। तो शुरू में नेहरू हैदराबाद में सेना भेजने के पक्ष में नहीं थे। पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी ने लिखते हैं कि नेहरू का मानना था कि हैदराबाद में सेना भेजने से कश्मीर में भारतीय सैनिक ऑपरेशन को नुकसान पहुंचेगा। एजी नूरानी अपनी किताब द डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखते हैं, हैदराबाद के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और जिसमें नेहरू और पटेल दोनों मौजूद थे। नेहरू सैद्धांतिक रूप से सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। वहीं पटेल के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। बातचीत के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। नेहरू निजाम की नीतियों के खिलाफ जरूर थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका उनसे कोई विरोध नहीं था। वो हैदराबाद की संस्कृति के प्रशंसक थे और जिसका उनकी मित्र सरोजिनी नायडू प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन पटेल को व्यक्तिगत और वैचारिक दोनों तरह निजाम से नफरत थी। इस बैठक का एक और विवरण पटेल के करीबी और उस समय रिफॉर्म्स कमिश्नर बीपी मेनन ने H.B. हॉडसन को 1964 में दिए गए इंटरव्यू में किया। मेनन के मुताबिक नेहरू ने बैठक की शुरुआत में मुझ पर हमला बोला। असल में वो मेरे बहाने सरदार पटेल को निशाना बना रहे थे। पटेल थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन जब नेहरू ज्यादा कटु हो गए तो वो बैठक से वॉकआउट कर गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आया क्योंकि मेरे मंत्री की अनुपस्थिति में वहां मेरे रहने का कोई तुक नहीं था। इसके बाद राजा जी ने मुझसे संपर्क करके सरदार को मनाने के लिए कहा। फिर मैं और राजा जी सरदार पटेल के पास गए। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। सरदार गुस्से में चिल्लाए, नेहरू अपने आप को समझते क्या है? आजादी की लड़ाई दूसरे लोगों से भी लड़ी। सरदार का इरादा था कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर नेहरू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन राजा जी ने सरदार को डिफेंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया और इस बैठक में नेहरू शांत रहे और हैदराबाद पर हमला करने की योजना को मंजूरी मिल गई। दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे निजाम। कई सदियों से हैदराबाद की हीरे की खानों से दुनिया के एक से एक मशहूर हीरे निकलते आए थे। उनमें से एक कोहिनूर भी था। निजाम के पास दुनिया का सबसे बड़ा 185 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। निजाम को हिज एग्जाल्टेड हाईनेस कहा जाता था और वो जहां भी जाते थे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी।
टाइम पत्रिका ने 1937 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था, लेकिन तब भी वो एक कंगाल की तरह फटी शेरवानी और पजामा पहनते थे। निजाम के सबसे करीबी सैयद कासिम रजवी उनका अपना राजनीतिक दल था, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन्होंने ही जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था, सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा, वो हैदराबाद के बारे में इतना गरज क्यों रहे हैं। और जब जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सरदार पटेल ने रजवी को जवाब देते हुए कहा था, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबारत नहीं पड़ी तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ। और जब निजाम के प्रतिनिधि के तौर पर रजवी सरदार पटेल से मिलने दिल्ली आए तो पटेल ने उनसे स्पष्ट कर दिया कि निजाम के पास सिर्फ दो विकल्प है, नंबर 1 भारत में विलय है या फिर जन्म संग्रह। उस पर रजवी की टिप्पणी थी कि हैदराबाद में जन्म संग्रह तो सिर्फ तलवार के बल पर ही कराया जा सकता है। पाकिस्तान को अपने साथ करने की कोशिश। इस सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चल गया था कि निजाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौते की बात चल रही है और हैदराबाद की युद्ध मंत्री अली यावर जंग 30 लाख पाउंड की राइफलें, लाइट मशीन गन, रिवॉल्वर और दूसरे उपकरणों की खरीद करने वाले, जिनका इस्तेमाल पुलिस नहीं बल्कि सेना के लिए किया जाएगा। और ये पाकिस्तान है ना, ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। यही नहीं, निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने और कराची में एक व्यापार एजेंट नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था, यहां तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था और जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकेगा। इंदर मल्होत्रा ने 31 मई को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख द हॉर्सेज दैट लेड ऑपरेशन अपोलो में लिखा था, निजाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की भी इच्छा प्रकट की थी, जिसे एटली सरकार ने ठुकराया दिया था। निजाम ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया और इसके साथ निजाम हैदराबाद का सबसे बड़ा समर्थक इस दुनिया से जाता रहा। 22 मई 1948 को जब रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफर कर रहे हिंदुओं पर हमला बोला तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी। वो निजाम के प्रति नरम रुख अपना रही है। भारतीय सेना के पूर्व उपसेना प्रमुख जनरल एस.के. सिन्हा अपनी आत्मकथा स्टेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं कि मैं जनरल करेप्पा के साथ कश्मीर में था। उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालात से निपट पाएंगे। करियप्पा ने एक शब्द का जवाब दिया, हाँ। इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। उन्होंने दक्षिण कमान के प्रमुख राजन सिंह जडेजा को बुलावा भेजा और पूछा कि इस कार्रवाई के लिए आपको कितने दिन चाहिए। राजेंद्र जी ने जवाब दिया, सर मेरे लिए 1 हफ्ता पर्याप्त होगा, लेकिन मानसून के दौरान ये एक्शन नहीं हो सकता, हमें मानसून के गुजर जाने का इंतजार करना होगा। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद के मुंबई में बम गिरा सकती है, लेकिन पटेल ने उनकी सलाह नहीं मानी। इंदर मल्होत्रा अपने लेख में लिखते हैं, जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और सवाल किया, क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने, जो बाद में एयर चीफ मार्शल वेटन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, कहा नहीं। लियाकत ने फिर जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते। एलवर्दी का जवाब था, हाँ ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम बरसक हैं, जिनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। इनमें से शायद एक दिल्ली पहुंचकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें से कोई वापस नहीं आ पाएगा। निजाम की सेना ने किया आत्मसमर्पण। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। एचबीआर एंगर बताते हैं कि 13 सितंबर को ही नेहरू ने सरदार पटेल को फोन कर जगा दिया। नेहरू ने कहा, जनरल बूचर ने मुझे फोन कर इस हमले को रुकवाने का अनुरोध किया, मुझे क्या करना चाहिए। पटेल का जवाब था, आप सोने जाइए, मैं भी यही करने जा रहा हूं।
और भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 108 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। निजाम ने सरदार का हैदराबाद में किया स्वागत। इस बीच हैदराबाद में भारत सरकार के एजेंट जनरल के.एम. मुंशी ने पटेल को एक गुप्त टेलीविजन, आप देखते हैं कि क्या टेलीविजन भेजा। निजाम ने अपना दूत भेजकर भारतीय सेना के सामने अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण की पेशकश की। मैं रेडियो संदेश में इस पेशकश का ऐलान करने जा रहा हूं। सरदार पटेल को मुंशी की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने आदेश दिया कि मुंशी से संपर्क कर उन्हें ये संदेश देने से रोका जाए, लेकिन जब तक मुंशी से संपर्क हो पाता वो रेडियो पर हैदराबाद की जनता को संबोधित कर चुके थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अब भारतीय सैन्य कमांडरों की बैठक निजाम के बेटे और क्राउन प्रिंस से होनी चाहिए। पटेल बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मुंशी ने अपने भाषण में ये बात क्यों कही। ये चाय की पार्टी नहीं है, आत्मसमर्पण है। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद की सेना भारतीय सेना के सामने औपचारिक रूप से अपने हथियार डाले। 18 सितंबर को जब मुंशी ने सरदार को फोन किया तो उन्होंने फोन पर ही उन्हें तगड़ी डांट लगाई। फरवरी 1949 को जब सरदार पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर उतरा तो निजाम हैदराबाद वहां मौजूद थे। इससे पहले जब सरदार ने अपने विमान की खिड़की से निजाम को देखा तो उन्होंने अपने सचिव वी शंकर से कहा, सो हिज एग्जॉस्टेड हाईनेस इज हियर। लेकिन जब निजाम ने उनके सामने आकर अपना सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़े तो उन्होंने मुस्कुराकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। और इस तरह से आप देखेंगे कि हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी।